हाल ही में इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स फ्रेमवर्क को लेकर कुछ हेडलाइन सामने आई और उनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या आप एवरीडे यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कुछ एक्स्ट्रा फीस या टैक्स लगने वाला है। जाहिर सी बात है, जब मिलियंस ऑफ पीपल अपनी डेली नीड्स के लिए एक सीमलेस और इंस्टेंट पेमेंट्स पर डिपेंड करते हैं तो उन पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगने की खबर सुनकर पब्लिक में कंफ्यूजन और कंसर्न होना बहुत नेचुरल है। लेकिन पार्लियामेंट में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसे एक अलार्म की तरह ना देखकर फैक्चुअल और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझें। ये सारा चेंज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 के सेक्शन 10A और इनकम टैक्स एक्ट के लिंकिंग से जुड़ा है। ईयर 2020 में डिजिटल अडॉप्शन को बूस्ट देने के लिए जीरो MDR मैंडेट लाया गया था, जिसके तहत बैंक्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करना बैन कर दिया गया था। इन दोनों एक्ट्स को अनलिंक करके पार्लियामेंट ने एक रिजिड लीगल बैरियर को हटा दिया है। इससे अब यूनियन गवर्नमेंट के पास ये एक्सप्लिसिट अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकती है कौन से पेमेंट मोड्स 100% फ्री रहेंगे और कहां पर कमर्शियल फ्रेमवर्क सेट किया जा सकता है। पब्लिक के इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये क्लियर किया है कि एवरीडे कंज्यूमर्स पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। रिटेल ट्रांजैक्शंस, पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर्स और रूटीन शॉपिंग जो 2000 रुपीज से कम की है वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। अगर आप किसी लोकल स्टोर या ग्रोसरी शॉप पर QR कोड स्कैन कर रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर को पैसे भेज रहे हैं तो आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो अब ये समझने के लिए कि आखिर ये रूल्स किसके लिए हैं, हमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। MDR एक तरह की प्रोसेसिंग फी होती है जो कि मर्चेंट्स, बैंक्स, NPCI और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि जीपे, फोन पे, पेटीएम को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए देते हैं। जब भी कोई हाई वैल्यू पेमेंट प्रोसेस होती है तो बैंक एंड में मर्चेंट पे आउट में से एक छोटा सा परसेंटेज डिडक्ट होता है, जबकि कस्टमर अपने एग्जैक्ट बिल अमाउंट ही पे करता है। अब इस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क के मुताबिक MDR सिर्फ बड़े कमर्शियल एंटिटीज पर टारगेट करेगा, ना कि स्मॉल बिजनेसेस या फिर एवरीडे वेंडर्स पर। ये फी स्ट्रक्चर सिर्फ उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होगा जो कि 2000 रुपीज से ज्यादा के हैं और लार्ज मर्चेंट्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से ज्यादा है वो करते हैं। हालांकि 2000 रुपीज से ऊपर की ट्रांजैक्शंस टोटल यूपीआई वॉल्यूम का सिर्फ अराउंड 4% होती हैं, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से वो टोटल वैल्यू का नियरली 70% कवर करती है। इसीलिए ये एक हाईली टारगेटेड मैकेनिज्म है। अब इस पूरी डिबेट के बीच एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट भी सामने आई। इसमें ये हाईलाइट किया गया कि यूपीआई के पूरे इकोसिस्टम को रन करवाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 9000 से लेकर 24000 करोड़ रुपए तक आती है। रिपोर्ट के मुताबिक RBI हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मैसिव सरप्लस ट्रांसफर करती है, जो कि हाल ही में लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपीस था, यूपीआई को मेंटेन करने के टोटल एक्सपेंस उस सरप्लस ट्रांसफर का सिर्फ 3 to 8% है। तो इकोनॉमिक एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो MDR जैसा बर्डन इम्पोज किए बिना RBI के ही इस सरप्लस फंड से एक छोटा सा हिस्सा यूपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडाइज करने के लिए डायरेक्टली एलोकेट कर सकती है। आगे चलकर पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो यूपीआई की रैपिड ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को कैसे बैलेंस करती है। जहां एक तरफ डिजिटल इकोसिस्टम को सेफ और रिलायबल रखने के लिए कांस्टेंट फंडिंग की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट्स की इंक्लूसिव ग्रोथ और जीरो कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ये देखना बाकी होगा कि गवर्नमेंट, NPCI और RBI के साथ मिलकर आगे कौन सा मॉडल अडॉप्ट करती है। ऐसे ही और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू तथास्तु ICS।